फिल्मों में आपने 100 बार देखा होगा, हीरो पुलिस वाला, गोलियों की बारिश, अपराधी ढेर और तुरंत जस्टिस सर्व्ड। लेकिन असली भारत में संविधान के तहत पुलिस के पास लाइसेंस टू किल नहीं होता। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने पुलिसिंग की दिशा बदल दी। अगर आपको लगता है एनकाउंटर कहानी का अंत है तो आप गलत हैं। आज हम तोड़कर समझेंगे PUCL बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 की वो 16 अनिवार्य गाइडलाइंस, ताकि एनकाउंटर जस्टिस कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर न बन जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वापस। आज हम भारत के मानवाधिकार इतिहास के सबसे बड़े जजमेंट्स में से एक पर डीप डाइव करने वाले हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कई दशकों से एनकाउंटर शब्द हमारे आसपास घूमता रहा है। अक्सर उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 21 बिल्कुल साफ कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, वो सोल्ड बाइंडिंग गाइडलाइंस क्या हैं और ये नियम फर्जी एनकाउंटर रोकने में कैसे मदद करते हैं। आप लॉ स्टूडेंट हो, UPSC एस्पिरेंट हो या सिर्फ एक अवेयर सिटीजन, ये केस समझना रूल ऑफ लॉ समझने जैसा है। चलिए शुरू करते हैं। गाइडलाइंस समझने से पहले क्यों समझना जरूरी है। 1995 से 1997 के बीच मुंबई में पुलिस एनकाउंटर की घटनाएं तेज हो गईं। PUCL ने याचिका दायर करके इन एनकाउंटर की सच्चाई पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि पुलिस कहीं जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर तीनों की भूमिका तो नहीं निभा रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक खतरनाक ट्रेंड नोट किया, एनकाउंटर का ग्लोरिफिकेशन, यानी उसे हीरोइज कर देना। कोर्ट ने साफ कहा, भले ही सामने वाला ड्रेडेड क्रिमिनल हो, राज्य को कानून के भीतर रहकर ही काम करना होगा। हाँ, पुलिस के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसे साबित करना पड़ता है। इसी संदर्भ में तत्कालीन CJIRM लोधा के नेतृत्व में कोर्ट ने हर पुलिस ऑपरेशन में मौत होने पर लागू होने वाली 16 अनिवार्य शर्तें तय की। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। इन गाइडलाइंस का मकसद है कि बाद में कहानी घड़ी ना जा सके। फर्स्ट, इंटेलिजेंस रिकॉर्डिंग। अगर पुलिस को किसी अपराधी की मूवमेंट का टिप ऑफ मिलता है तो ऑपरेशन से पहले उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिकॉर्ड करना होगा, ताकि बाद में कहानी न बनाई जा सके। सेकंड, मैंडेटरी FIR सेक्शन 127 CRPC संदर्भ। पहले अक्सर ऐसा होता था कि FIR सिर्फ मृतक के खिलाफ पुलिस पर हमला वाली बनती थी, लेकिन मौत के लिए अलग FIR नहीं होती थी। कोर्ट ने कहा, एनकाउंटर में मौत होते ही FIR रजिस्टर होना अनिवार्य है। थर्ड, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये इस जजमेंट की बैकबोन है। जांच उसी टीम, उसी अफसरों से नहीं होगी जो एनकाउंटर में शामिल थे। जांच CID या किसी दूसरी पुलिस स्टेशन की टीम करेगी और सीनियर ऑफिसर की निगरानी में होगी। फोर्थ, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेक्शन 176 CRPC। हर एनकाउंटर डेथ पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी अनिवार्य है, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन पर एक जुडिशियल चेक। आपको क्या लगता है, दूसरे पुलिस स्टेशन से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा देना काफी है या इससे भी सख्त सिस्टम चाहिए? कमेंट में बताइए। कोर्ट को पता था कि सिर्फ पेपर वर्क से खेल हो सकता है, इसलिए फिजिकल एविडेंस पर जोर दिया गया। ऑन ऑपरेशन में प्रयुक्त हथियारों का बैलिस्टिक व फॉरेंसिक परीक्षण अनिवार्य होगा। इसके साथ गन शॉट रेजिड्यू, पैराफिन टेस्ट जैसी जांच से यह सत्यापित किया जाता है कि हथियार के उपयोग से संबंधित तथ्य क्या हैं और किसी भी दावे की वैज्ञानिक पुष्टि हो सके। इसके अलावा मृतक के फिंगरप्रिंट्स प्रिजर्व होंगे, घटनास्थल का स्केच, पंचनामा और डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। मेडिकल एड, ह्यूमैनिटेरियन रूल। अगर एनकाउंटर में कोई घायल है, चाहे पुलिस वाला हो या सस्पेक्ट, तो उसे तुरंत मेडिकल एड मिलनी चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट लिया जाए और संभव हो तो बयान मैजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड हो। एनकाउंटर कल्चर का सबसे विवादित हिस्सा है इंस्टेंट हीरो बन जाना। कोर्ट ने इसे सीधा एड्रेस किया। गाइडलाइन 12, नो इंस्टेंट गैलेंट्री। एनकाउंटर के तुरंत बाद गैलेंट्री अवार्ड या आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये रिवॉर्ड्स तभी हो सकते हैं जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन साबित करे कि एनकाउंटर जेन्युइन था, यानी स्टेज्ड एनकाउंटर करके करियर बूस्ट लेने का इंसेंटिव हटाना। और अकाउंटेबिलिटी के लिए मृतक के परिवार को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को बिना देरी सूचना हर 6 महीने में DGP को राज्य के सभी एनकाउंटर डेथ्स की रिपोर्ट NHRC को भेजनी होगी। अब बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सुझाव हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गाइडलाइंस आर्टिकल 141 के तहत लॉ की तरह ऑपरेट करेंगी जब तक पार्लियामेंट इस विषय पर अलग कानून नहीं बना देती। 2014 के बाद से इन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल कई मामलों में हुआ है, जैसे मणिपुर एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन जैसे संदर्भों में। कई हाई कोर्ट्स ने इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर
फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के आदेश, फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन और गाइडलाइंस इग्नोर करने पर ऑफिसर्स की प्रोसिक्यूशन तक का रास्ता खोला। मतलब नॉन कंप्लायंस सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स नहीं, कानून का उल्लंघन है। PUCL बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में एंड्स जस्टिफाई द मीन्स नहीं चलता। हमें मजबूत पुलिस चाहिए, लेकिन अकाउंटेबल पुलिस चाहिए। ये 16 गाइडलाइंस आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ की वो ढाल है जो किसी भी बुलेट नैरेटिव को कानून के सामने जवाबदेह बनाती है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन मददगार लगा तो लाइक कर दीजिए, इससे सही जानकारी ज्यादा लोगों तक जाती है। और ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट्स की डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपके हिसाब से क्या इन गाइडलाइंस से फेक एनकाउंटर्स कम हुए हैं या हमें इससे भी सख्त कानून चाहिए? कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।